सभी को हमारा नमस्कार। राहुल जी नमस्कार। क्या हाल चाल है राहुल? ठीक है, पढ़ाई ठीक चल रही है राहुल? राहुल पढ़ाई ठीक चल रही है? चलिए शाबाश, वेरी गुड। सभी लोग हम चाहते हैं कि ऐप पर आ जाएं। सभी लोग ऐप पर आ जाएं, जितने भी साथी हैं। और हम लोग आज रिवीजन करेंगे पीरियोडिक टेबल। चाहे पीजीटी एग्जाम में हो चाहे टीजीटी एग्जाम में हो, दोनों में ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है और एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन भी लेकर के आती है। तो सभी लोग इस टॉपिक को ध्यान से सुने और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ढंग से इसे समझ पाएंगे। जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विश्वकर्मा जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए ठीक है, हम लोग पीरियोडिक टेबल का रिवीजन करेंगे। मितेश जी, ऋषु, सभी को नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, कितने लोग आ चुके हैं अब तक लाइव? अभी कम आए हैं लोग, आ जाने दीजिए सभी को। विश्वकर्मा जी बैच में मैसेज डाल दो कि सभी लोग, उद्देश्य बैच के सभी लोग जो हैं। उद्देश्य बैच के सभी लोग ज्वाइन करें। चलिए मुंह धो लीजिए। पीरियोडिक टेबल अगर हम बात करें तो देखिए बहुत ही सरल टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन इसका बहुत फंसता है, मतलब दिक्कत करता है क्वेश्चन। दिक्कत क्यों करता है? क्योंकि आप जानते हो कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें याद नहीं रहता है। तो इस चैप्टर पर आपको ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा, मुझे कम समय लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे समझाना है और आपको याद रखना है। ये दोनों में अंतर चलेगा, ये दोनों में अंतर होगा। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से फटाफट समझिए इसको। देखिए डॉवरनियर ने एक सिस्टम दिया था जिसको हम लोग ट्रायड सिस्टम के नाम से जानते हैं, और ये 1817 में उन्होंने दिया था। तो डॉवरनियर का जो ट्रायड सिस्टम था वो 3 एलिमेंट का जो मास था, एटॉमिक मास था, उनके एवरेज निकाला था। यानी कि 3 को अगर लाइन में रखें तो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज जब निकाला तो मिडिल के बराबर आया था, उसको उन्होंने ट्रायड सिस्टम बोला। ये कभी क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन जब चैप्टर शुरुआत की जाती है तो कुछ चीजें बताना जरूरी हो जाती है। टेलोरिक स्क्रू जो सिस्टम था, वो सिस्टम जो था डी कैन कॉर्टेस ने दिया था 1863 में, और न्यूलैंड का जो सारे गामा पाधा नीसा का था वो दिया था 1864 में। तो ये इम्पोर्टेंट है और इसको आप बहुत ध्यान से समझ सकते हैं। मेंडलीफ और मेंडलीफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि मेंडलीफ को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। 1834 से 1907 तक के सफ़र जो इन्होंने तय किया है, वो अपना पूरा और पूरा पीरियोडिक टेबल पैदा होने के बाद साइंटिस्ट बने। तुरंत ही तो नहीं बन गए, पढ़े लिखे पढ़ के, और जो जब साइंटिस्ट बने तो उन्होंने 1869 में पीरियोडिक टेबल को बनाया। न्यूलैंड्स लॉ
ऑफ ऑक्टेव भी है जी, बिल्कुल सही बात है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी पढ़, ये तो सब जान लीजिएगा, इन्हें ऑक्टेव बोला जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये जो न्यूलैंड को हमने सारे गामा पदा निशा बोला, तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट करेगी, इसलिए ऑक्टेव भी बोलते हैं। मेंडलीफ का ही मेन लॉ माना जाता है, और इस लॉ के अकॉर्डिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि जो एलिमेंट होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उनके एटॉमिक मास पर निर्भर करती हैं, उनके एटॉमिक मास पर निर्भर करती हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मोजले ने दी थी 1912 में। एटॉमिक नंबर पर डिपेंडेंट थी ये पीरियोडिक टेबल। समझ में आ रहा है सबको जो मैं बोल रहा हूँ? मेरी भाषा टोटली लगभग हिंदी में ही चल रही इस बैच में, और मैं हिंदी में ही मिक्स ही पढ़ाता हूँ। लोगों को लगता है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी में जब कहोगे तो पढ़ाता हूँ, लेकिन पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग। अब आप कहोगे कि सर, जो देखिए क्या होता है, केमिस्ट्री को लिखना इंग्लिश में ही चाहिए, बोलो चाहे कैसे भी, कोई दिक्कत नहीं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मोजले ने 1912 में दिया था। एटॉमिक नंबर पर डिपेंडेंट थी, मींस फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो किस पर डिपेंड कर रही थी? एटॉमिक नंबर पर। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मोजले का लॉ बोले तो इसे बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो निर्भर करती हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो भैया ये सब बातें बहुत जरूरी हैं। कभी कभी डायरेक्ट लॉ ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाता है, कभी कभी डायरेक्ट लॉ ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाता है, तो उसमें भी आप फटाफट जो है इस चीज को समझ लिया करें कि भाई अरे यार ये लॉ है और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि ये लॉ क्वेश्चन पूछा जा सकता है संभावित है। तो ऐसी चीजें आपको जरूर पता रहनी चाहिए। ठीक है। अब चल लेते हैं आगे, पीरियोडिसिटी। अब ये बताओ अमितेश जी, सत्यप्रकाश जी, जो भी लोग हैं अपना एक बार अटेंडेंस प्रेजेंट कर दें कि सर यस सर मैं प्रेजेंट हूं, तो मैं समझ जाऊंगा कौन कौन हमारी लाइव सेशन में चल रहा है, इस समय देख रहा है। पीरियोडिसिटी की अगर मैं बात करता हूं, तो पीरियोडिसिटी में हमेशा प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल। एक सर्टेन इंटरवल के बाद अगर प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो अब अगर मान लो मैं कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी की बात करता हूं, तो जो NS इलेक्ट्रॉन, NS1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होता है वो लगभग सबका सेम रहता है, एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी कौन सी है, वो प्रॉपर्टी कौन सी है? तो इसका मतलब है अगर मैं उस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, उस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, तो उस प्रॉपर्टी में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि NS1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समान मैं दिखा रहा हूं। जैसे लिथियम में 2s1 है, सोडियम में 3s1 है, सब में देखो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है जो सेम है। तो यहाँ पर चले आइए, 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 सब में देखो तो लास्ट में 1 1 1 1 1 1 चल रहा है। तो इस तरीके का कन्फिगरेशन आपका पीरियोडिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर पीरियोडिक टेबल की शक्ल देखें तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल ऐसी दिखाई देगी। अमितेश, अश्वनी, अंजलि, देखो ऐसे ही तो पीरियोडिक टेबल दिखाई देती है। तो पीरियड हमारे हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं और ग्रुप हमेशा टॉप टू बॉटम चलते हैं। ऊपर से नीचे आने पर ग्रुप बोला जाएगा और लेफ्ट से राइट जाने पर हमेशा पीरियड बोला जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, आप इसको फटाफट समझ लो, अच्छे से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब अगर हम एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन, जो आपका ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है, ये कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक का है, और ये एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं सबसे ज़्यादा डी ब्लॉक का। n-1 डी में 1 to 10 और ns में 1 या 2 हो सकते इलेक्ट्रॉन संभावित हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। दूसरी पी ब्लॉक में अगर मैं बात करूं तो पी ब्लॉक में भी NS2 NP1 to 6 होता है, और ट्रांजिशन एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वो कॉन्फ़िगरेशन आपको n-1 D1 to 9 और NS1। तो पेपर में अगर पूछा जाए डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन, तो आप डी में 1 to 10, मतलब 10 अगर है तो फिर डी, यानी कि अगर 9 तक जा रहा है तो वो ट्रांजिशन में है,
और अगर 10 हो गया तो फिर वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पर नोट करके बताऊँ आपको कि भैया ये बताओ कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, अगर मैं आपसे कहूँ कि जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या ट्रांजिशन एलिमेंट हैं? बताओ अश्विनी, अश्विनी जी बताइए, जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या ट्रांजिशन एलिमेंट हैं? बोले। जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या ट्रांजिशन एलिमेंट हैं? जी बताएं। नहीं है, क्योंकि उनके लास्ट में 3D9 नहीं आ रहा। इसका मतलब हुआ कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट में फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर अगर एफ ब्लॉक की बात करें तो N-2 F1 to 14 और N-1 D, हाँ सही है बिल्कुल राहुल, डी 0 से 1 और NH2 होना चाहिए। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेशन टीजीटी में तो खूब ही पूछे जाते हैं, पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। उड़ीसा पीजीटी में एक क्वेश्चन आया था, उड़ीसा पीजीटी में एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या था उड़ीसा पीजीटी का? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ओडिशा पीजीटी एग्जामिनेशन, ओडिशा पीजीटी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन जो था वो कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, सभी सही है या केवल कुछ ही सही है? बताओ जरा फटाफट बताओ इसका जवाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है। तो ये कौन सा इसका जवाब सही आएगा? जी बताइए, आप फटाफट बताइए कौन सा जवाब इसका सही आएगा। ऑल वाला जवाब सही आएगा? ऑल वाला जवाब सही नहीं आएगा, ऑल वाला जवाब सही नहीं आएगा। लास्ट वाला जवाब है ई, और एक जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा है? लास्ट वाला आंसर इसका सही है। कहने का तात्पर्य ये वाला जवाब होगा ई, क्योंकि केवल यही दो ऐसे हैं लास्ट वाले, ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट को फॉलो कर रहे हैं। और इस खास बात ये है कि इन्हीं में पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है। जवाब दीजिए जी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। पीरियड की अगर मैं बात करता हूं तो पीरियड में क्या कंडीशन है वो मैं आपको बता रहा हूं। पीरियड्स हमारे पास में कितने होते हैं? 7 होते हैं, 7 होते हैं, 7 होते हैं। ए कैसे है देखो, अरे ए तो पार्शियली फिल्ड, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है देशु? डी में 5 इलेक्ट्रॉन है। मैंने अभी ऊपर लिख रखा है कि अगर 1 से 9 तक का कोई भी कन्फिगरेशन है तो वो सब उसी में जाएगा। 1 से 9 ट्रांजिशन में ही जाता है, 1 से 9 ट्रांजिशन में जाता है। तो यहाँ डी में 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, है ना? दिख रहे हैं नहीं? और सी वाले का जो है पूरा भरा हुआ है, तो वो तो डी ब्लॉक का कन्फिगरेशन है। ये कन्फिगरेशन डी ब्लॉक का, ट्रांजिशन का नहीं है। ये कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का है, ट्रांजिशन का नहीं है। नॉट ट्रांजिशन, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांजिशन का नहीं है। ये डी ब्लॉक का तो है लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट का नहीं है, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ध्यान दीजिए इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। छोटी है मेरी क्लास, इसीलिए इंपॉर्टेंट होती कि मैं बहुत बारीकियों तक जाने की कोशिश करता हूँ। पीरियड में आपको पता ही है 7 पीरियड होते हैं। पहले पीरियड को वेरी शॉर्ट जिसमें 2 एलिमेंट हैं, सेकंड थर्ड को हम लोग शॉर्ट बोलते हैं जिसमें 8-8 एलिमेंट हैं, 4 और 5 पीरियड को लॉन्ग पीरियड बोलते हैं जिसमें 18-18 एलिमेंट है, और जिस 6-7 को वेरी लॉन्ग बोलते हैं जिसमें 32-32 एलिमेंट हैं, और टोटल पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट आते हैं। 1992 के बाद जो एलिमेंट डिस्कवर हुए उनको ट्रांस यूरेनियम या फिर सिंथेटिक एलिमेंट के, ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट के नाम से जाना गया, सिंथेटिक एलिमेंट के नाम से भी जाना गया। अब हम फटाफट जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करा दें क्योंकि पीरियोडिक टेबल में बहुत बड़ी बातें नहीं हैं। ग्रुप्स की अगर मैं
हाँ, तो सी जो है कॉपर जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब लेकिन उसकी आयनिक फॉर्म की अगर बात करते हैं, आपकी बात सही है, लेकिन उसको अगर हम लोग एक्साइटेशन में देते हैं तब वो ट्रांजिशन बनता है, ऐसे नहीं बनता है। कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट तब तक नहीं है जब तक कि वो आयनिक फॉर्म में नहीं, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सी ऑप्शन सर Cu के कन्फिगरेशन में है, लेकिन Cu डी कंप्लीटली फिल्ड है, वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांजिट नहीं करता है, वो जब तक वो आयनिक फॉर्म में नहीं आएगा, ये बात आप जानिए। अब हम लोग पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 18 ग्रुप कौन कौन से होंगे। पहले को हम लोग एल्कली मेटल बोलते हैं, जो वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं। बहुत ही मस्त रिवीजन हो रहा है, अब आप इस रिवीजन का इंजॉयमेंट लीजिए, पूरा पीरियोडिक टेबल आज रिवाइज हो जाएगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल अर्थ क्रस्ट में होंगे, जो बेसिक होते हैं। और हम लोग थर्ड पीरियड को, जो हमारा थर्ड ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर थर्ड से लेकर के 12 तक के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट या जिन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। एक्सेप्ट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो एक्सेप्ट में जिंक, कैडमियम और मरकरी आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर एक्सेप्ट लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक है, इनको यहाँ छोड़ना पड़ता है क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ये वो कन्फिगरेशन शो नहीं करते हैं। 13 को बोरॉन फैमिली बोलते हैं, 14 को कार्बन फैमिली बोलते हैं, 15 को नाइट्रोजन या निकोजन भी बोलते हैं, निक्टोजन भी बोलते हैं। नजर बनाए रखिए, निक्टोजन या निकोजन भी बोलते हैं। इसी तरीके से 16 वाले पे आ जाइए, इसे हम लोग ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं। 17 वाले को हेलोजन फैमिली जानते हैं और 18 वाले को एरोजेंस, नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। इस एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन जरूर पाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, निको मीन्स होता है सफोकेशन और जेन मीन्स होता है प्रोड्यूसर। तो यानी कि निकोजन का मतलब हुआ सफोकेशन प्रोड्यूस करने वाले, चेल्कोजन का मतलब हुआ कि और प्रोड्यूस करने वाले, और हेलोजन का मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो हेलोजन का मतलब अमितेश हो जाता है सॉल्ट प्रोड्यूसर। ये हो जाते हैं आपके सॉल्ट प्रोड्यूसर बन जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको भी आप नोट कर डालिए। अब ये बताइए, IUPAC नॉमेनक्लेचर की अगर बात आती है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि IUPAC। अब ये बताओ कि अगर हम लोग IUPAC पर रहते हैं तो IUPAC जो है वो इन एलिमेंट की कैसे लिखी जाती है, जानते हो राहुल? IUPAC कैसे लिखी जाती है? देखो, अगर हम लोग वन को अन बोलते हैं, देखो हमने कितने छोटी लाइन में बता दिया है, वन को अन बोलते हैं और आपका वन को अन बोलेंगे, ठीक है। टू को बाई, ट्राई और जीरो को नील बोलते हैं। अनलिल हो गया ना, अन हो गया, वन को अन, जीरो को नील, बाकी आपको टू को बाई, ट्राई, है ना, इस तरीके से चलते हैं, ट्राई, क्वाड ऐसे बोलते हैं ना। तो 100, बाकी सब में IUM लगाएंगे ही लगाएंगे। तो इसका मतलब हुआ, अगर एक लिखा है तो एक को अन बोलेंगे, जीरो को नील बोलेंगे, एक को फिर अन बोलेंगे, तो अन नील अनियम हो जाता है। और इसका अगर सिंबल जानना चाहो तो ये हो गया अन का, ये हो गया नील का और ये हो गया अनियम का, तो अन्नू बन गया उन्नू। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके के बाद इसी तरीके से 105 का, 8 का, 11 का, ये सब आप लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की संभावना भी किसी न किसी एक की बन जाती है। चलिए, एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 117, नेम द क्लोराइड एंड ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को राहुल करके बताओ। अमितेश जी बताइए, एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 117, नेम द क्लोराइड एंड ऑक्साइड ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, अब फार्मूला ऑफ क्लोराइड बताना है, फार्मूला ऑक्साइड बताना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको 117 एलिमेंट अगर है तो 117 का नाम हुआ अनसेप्टियम क्लोराइड, अनसेप्टियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, और अगर सिंबल देखोगे तो UnCl हो जाएगा। और इसी तरीके से ऑक्साइड का फार्मूला डाई, ठीक है, डाई लिख सकते हो, डाई अनसेप्टियम,
भाई डाई अनसेप्टियम ऑक्साइड इसलिए होगा क्योंकि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन यानी Cl की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही फार्मूला निकल करके आता है। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास है आपकी। आप लोगों को बताइए कि ऐसी क्लास उद्देश्य में चल रही कि क्या आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कितना मस्ती के साथ में लिखा हुआ है, हर टॉपिक में वही बातें लिखनी जरूरी है। तो अपने साथियों को जरूर बताइए कि ये उद्देश्य क्लास आपको सिलेक्शन निश्चित दिलाएगा, 100% सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास अब बनती चली जा रही है। अब एस ब्लॉक में आओ। एस ब्लॉक में एल्कली मेटल होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। अब इसमें रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट ये अच्छे माने जाते हैं और इसमें लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। एल्कली मेटल में लिथियम, यहाँ पर स्टार बना करके लिख देता हूँ, लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं। मितेश जी समझ में आ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अंडरलाइन भी कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये काम जरूर आएगा। ठीक है, मेरी बात आपको सबको समझ में आ रही। इनके कैटायंस जो होते हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं। देखो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो कैटायंस होते हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्री के साथ में इनको याद कर लीजिए। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो NH2 Np126 होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि ये पी ब्लॉक पे केवल अपनी प्रॉपर्टीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 Np125 को रिप्रेजेंट करते हैं। 13 to 17 को हम लोग अगर आप देखें तो 13 to 17 चले जाते हैं, उसके बाद यानी कि यहाँ से यहाँ तक के जो एलिमेंट हैं वो आपके अलग हो गए, यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट अलग हो गए और यहाँ के बाद हम 18 को नोबल गैसेस के नाम से भी जानते हैं, 18 ग्रुप को नोबल गैस के नाम से जानते हैं। तो ये एलिमेंट अलग समझ लीजिए आप और ये इधर वाले अलग समझिए, नहीं एक ही कहीं मिला दो तो दिक्कत हो जाएगी। एस और पी ब्लॉक अंडरगोज डायगोनल रिलेशनशिप, जिसको ब्रिज फॉर्मेशन भी कहते हैं। ये बात भी आपको नोट करके रखना पड़ेगी जी। सेकेंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो ब्रिज एलिमेंट कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं ब्रिज एलिमेंट? क्योंकि उनकी डायगोनल रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है डायगोनली, और वो रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भैया कि इस लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से जुड़ती हैं और वो बेरिलियम के एल्युमिनियम से जुड़ती हैं। इस तरीके से प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डायगोनली मैच कर रही हैं। दिस इज द रीजन कि ये एलिमेंट ब्रिज बोले जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड बोले जाते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके बाद हम लोग चल लेते हैं फ्लोरीन क्लोरीन गैसेज हैं। ब्रोमीन हमारा लिक्विड फॉर्म में है, आयोडीन हमारा जो है सॉलिड, जिसे मेटेलिक लस्टर प्रोड्यूस करता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन क्लोरीन गैस फॉर्म में आती है, ब्रोमीन हमारा लिक्विड फॉर्म में आता है और आयोडीन सॉलिड मेटेलिक लस्टर शो करता है, मेटल जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगी। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट का कन्फ्यूरेशन मैंने आपको लिख दिया, n-1 D1 to 10 है और NS 1 से 2 तक जाता है। सभी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट ट्रांजिशन, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। सभी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो ट्रांजिशन नहीं है और सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक में है। ये बात भी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। यानी कि सभी डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्वाइंज मेटल कौन से होते हैं? तो क्वाइंज मेटल, आप क्वाइंज मेटल की अगर आप लोग बात करेंगे तो क्वाइंज मेटल में हम लोग क्वाइंस बनाते हैं। तो जिन, ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए कि क्वाइंज मेटल कौन कौन से हैं तो सिक्के किसके बनते हैं? सिक्के में आपको कॉपर मिलेगा,
बताइए क्वाइंज मेटल के नाम बताइए। एक मैंने बता दिया कॉपर हो जाता है, ठीक है, कॉपर के सिक्के होंगे। और किसके होंगे बताएं, कौन कौन बताएगा? आयरन होगा, क्वाइंज मेटल में आयरन आएगा, सिल्वर आएगा, गोल्ड आएगा। क्या ये क्वाइंज मेटल्स में आते हैं? जी बताइए। कॉपर सिल्वर आयरन आता है कि नहीं आता है? आयरन आता है कि नहीं आता है? बोलिए आयरन आता है कि नहीं आता है? आयरन नहीं आता है, आएगा। अच्छा ठीक है। तो एक चीज ये बात ध्यान देनी पड़ेगी, कॉपर सिल्वर गोल्ड को हम लोग क्वाइंज मेटल में ही रखते हैं। यानी कि अगर हम आपसे कहें कि क्वाइंज मेटल कौन कौन से, तो पीजीटी में या टीजीटी में जब भी पूछा जाएगा तो ठीक है। तो यहाँ पर सुआगू होगा, सुआऊ, ठीक दिखा आपको। कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये बात ध्यान देना, कॉपर होता है इसके अंदर, कॉपर होता है, सिल्वर होता है और गोल्ड होता है। जी वेरी गुड। और साथ में आपका एक एलिमेंट जो लास्ट वाला है प्लेटिनम होता है। तो यहाँ पर आप पीटी भी बढ़ा दीजिएगा। ठीक है अंजलि, वेरी गुड, थैंक यू। मुद्रा धातु इसी को बोलते हैं, बिल्कुल सही। इन्हीं को हम लोग मुद्रा धातु के नाम से जानते हैं, जिनसे मुद्रा बनाई जाती है। बिल्कुल 100% हमने आपकी हिंदी यहाँ पर लिख दी भाई साहब। ठीक है, इनसे सिक्के बनते हैं। अब आगे चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलिएगा। अगर हम लोग कॉपर, देखिए अभी आपने पूछा था ना, कॉपर का मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कॉपर डाई पॉजिटिव D9 को शो करता है। इसका मतलब है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। कॉपर सिल्वर डाई पॉजिटिव, हाँ प्लेटिनम मेटल है, प्लेटिनम मेटल में गिना जाता है यार। पीटी तो बहुत वैल्यूएबल मेटल है, बिल्कुल सही है, बहुत ही वैल्यूएबल है। कॉपर डाई पॉजिटिव जो है वो D9 में गिना जाता है, इसीलिए ट्रांजिशन है। सिल्वर भी वही कंडीशन में है और आपका गोल्ड भी उसी कंडीशन में। तो ये बात जब ही अभी आपने पूछी थी कि जो है वो कॉपर क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट गिना जा रहा है, तो वो कॉपर डाई पॉजिटिव फॉर्म में, अपनी आयनिक फॉर्म में जो है वो ट्रांजिशन मेटल को शो कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टीज में पार्शियली फिल्ड कन्फिगरेशन को शो कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम पी एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो एफ ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो n-2 F1 to 14 होता है और n-1 D 0 या 1 होगा और लास्ट में NS2 हो जाता है। तो जो जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक कहलाते हैं रेयर अर्थ, जिनको आप लेंथेनॉइड बोलते हो, और एक कहलाते हैं आपके एक्टिनॉइड, जिनको आप एक्टिनॉइड जो बोल रहे हो, ये एक्टिनियम की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं और दूसरे लेंथेनम की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, तो वो लेंथेनॉइड्स हैं। तो अब यहाँ लेंथेनॉइड में 4F आएगा और एक्टिनॉइड में 5F आएगा। ठीक है। अगर हम लोग रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं तो ये रेयरली ऑब्टेन्ड होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट। इनमें खास बात ये है कि ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के बॉटम पर रहते हैं और इनकी डिटेल्ड, जैसे जब लेंथ डी एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहीं हम आपको बताएंगे, इसलिए यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड पूरा चैप्टर ही है डी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक वो अलग डिटेल में हम बात करेंगे। अगर हम 17 ग्रुप की बात करते हैं तो 17 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो p ऑर्बिटल में जाता है, इसीलिए इसको p ब्लॉक बोलते हैं। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मेन क्वांटम नंबर जो है वो आपका 3 है, इसीलिए इसे पीरियड नंबर 3 बोलते हैं। और ग्रुप एलिमेंट जो है वो कैसे निकालेंगे, तो 17 वाले का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जोड़िए, 17 के लास्ट इलेक्ट्रॉन को जोड़िए, 2 ये हैं 5 ये है, टोटल कितना हुआ अमितेश, टोटल कितना हुआ? अगर ग्रुप जोड़ोगे तो टोटल कितना हुआ? टोटल आपका हो गया यहाँ पर 7, और 7 में 10 इसलिए जोड़े जा रहे हैं क्योंकि डी ब्लॉक का गैप है, तो इसलिए इसको 17 ग्रुप बोला जाएगा, 17 ग्रुप बोला जाता है। तो 17 ग्रुप की प्रॉपर्टी आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि 17 ग्रुप के एलिमेंट का जो है ग्रुप क्या होगा। 17 जो एलिमेंट, किसी का एटॉमिक नंबर अगर 17 है, एटॉमिक नंबर अगर 17 है तो उसका ग्रुप, ठीक है, हाँ डी ब्लॉक के एलिमेंट 10 एलिमेंट है ना, इसीलिए उनको जोड़ दिया गया है।
33वां एलिमेंट अगर हमने 33 एटॉमिक नंबर वाला लिया है तो हमने कन्फिग्रेशन लिख दिया, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है तो p का हो गया। अब सबसे बड़ा n नंबर यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब पीरियड नंबर 4 हो गया। अब चूंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, जब भी p में जाए तो 10 जोड़ना ही है, जुगाड़ याद कर लो, जब भी 10 जाए तो आपको जोड़ना ही है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 33 वाले एलिमेंट का 15 ग्रुप निकल के आएगा, 5 जोड़ दीजिए आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन और 10 अपने जोड़ देने, 15वां आ जाएगा। तो खटाखट 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 निकालते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर जिंक की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं तब हम अपने नोट्स में, अपने चीज़ों में इन्हीं क्वेश्चन को इन्वॉल्व ही किया है। फालतू बकवास मैं कभी भी ना लिखता हूँ ना बताता हूँ। जैसे आप चले जाओ इलाहाबाद में बहुत सारी कोचिंग हैं, 1 घंटा वो इसी बात में पी जाएंगे आपका पूरी तरीके से कि इनके पैदा कब हुए थे, ये खत्म कब हुए थे, इनकी क्या गुण है, यही बातें करते हैं। उसके बाद बच्चा 1 घंटे बाद आनंद हंसता है 20 मिनट और चला आता है, और बाद में सिलेक्शन नहीं होता है तो रोता है। ठीक है, समझ में आई बात नहीं? ऐसी जिंक 30 और क्रोमियम 24 की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ जिंक 30 का आपने लिखा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, लास्ट बताओ डी में गया कि एस में गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया भैया, इस बात का ध्यान देना। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो गया है वो डी में गया है, इस तरीके से ये डी में गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इस बात का ध्यान दो। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन जब डी में गया तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, इसका ब्लॉक हो जाएगा आपका डी। इतनी बात समझ में आई आपको? और अगर मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं जरा कलर थोड़ा ले लूं, इसमें डिफरेंट कलर ले लेता हूं। ठीक है, अगर यहाँ पर पीरियड कौन सा, फोर्थ, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन फोर्थ में गया है, फोर्थ में गया है। अब पीरियड नंबर, ये सॉरी लास्ट इलेक्ट्रॉन बोला, एन नंबर यहाँ पर 4 है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 4, पीरियड इसका 4 हो गया। ग्रुप नंबर अगर निकालना है तो पूरे को आपको जोड़ना पड़ेगा, ये 10 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 12 नंबर ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, ग्रुप नंबर 12। मितेश समझ में आई अब बात आपको? अगर स्कैंडियम का निकाल के दिखाओगे, हम स्कैंडियम आया था तो चलो यही बताओ, स्कैंडियम बताओ, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्कैंडियम, और स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब लोग बताओ। आर्गन हो गया 18, और यहाँ पर आपका 4s और 3d हो गया, तो 3d और 4s, तो पहले 4s2 हो जाएगा, फिर 18 2 20 और 1 21 हो गया। तो इसका जो ब्लॉक है वो तो डी हो गया, तो आप समझ लेंगे कि भैया इसका ब्लॉक आपका डी हो गया। अगर पीरियड पूछेंगे तो पीरियड कौन सा हो जाएगा, पीरियड तो इसका 4th ही आएगा, पीरियड 4 आएगा। और अगर आपका ग्रुप पूछा जाएगा तो ग्रुप का मतलब हो गया जी, जी ग्रुप नंबर बताइए, ग्रुप नंबर बताइए। ये तो 3 हो गए, 4 2 और 1 3 3, तो इसका मतलब सिंपली बात है कि यहाँ पर ग्रुप नंबर 3rd हो जाएगा। तो इस तरीके से जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वही अंजलि पीरियड होता है। जब पीरियड की बात आती है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं, एन नंबर जहां बड़ा होता है, सॉरी, जो एन नंबर बड़ा होगा, यहां लिख देते हैं सबसे बड़ा एन नंबर, सबसे बड़ा एन नंबर, सबसे बड़ा एन नंबर पीरियड को बताता है। ठीक है, तो स्कैंडियम का आपको ब्लॉक डी हो गया, पीरियड आपका 4 हो गया, ग्रुप आपका 3rd हो गया। 13 ग्रुप नहीं होगा कंचन मौर्य, ये डी का है, डी में 10 नहीं जोड़े जाते हैं, डी में 10 नहीं जोड़े जाते हैं। चलो खैर, पीरियड वाला मैटर दोबारा समझा देते हैं आपको, पीरियड वाला मैटर दोबारा समझाते हैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ बताओ, एक एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने, सपोज कर लो एक एलिमेंट लिया 15 वाले का लिया, हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, ये बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 1 2 2 3 3, सबसे बड़ा एन नंबर बताओ, सबसे बड़ा एन नंबर, सबसे बड़ा एन नंबर बताओ, बताओ एन नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे बड़ा कौन सा है, 3 है, तो पीरियड कौन सा हो जाएगा, पीरियड आपका 3rd हो गया, सिंपल। अब मान लो सपोज कर लेते हैं हम जिंक का ले लें, जिंक, जिंक 30 हो गया, तो इसका लास्ट में आ जाएगा आपका ये 3d 10 हो गया और 4s2 हो गया। तो ये सबसे बड़ा एन नंबर ग्रेटर कहाँ पर है, सबसे बड़ा नंबर कहाँ पर है, 4 हो गया ना, 4, तो इसका पीरियड कौन सा हो गया,
पीरियड आपका हो गया 4th। अब आ गई बात समझ में, बात आ गई समझ में, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया, बोलो एक बार, क्रिस्टल क्लियर हो गया। मस्ती के साथ पढ़िए, टेंशन फ्री रहिए, अनुसर के साथ रहेंगे जिंदगी बन जाएगी। चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, जिंक वाला आप कर ही लेंगे मस्ती के साथ। एफ ब्लॉक में आ जाओ। एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो लास्ट इलेक्ट्रॉन उनका जाएगा वही, आप मान लीजिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है वो उसी ब्लॉक का होगा, तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए आप यहाँ पर देखें कि 4f, अगर वो 4f है तो पीरियड नंबर 6 मान लीजिएगा, और 5 है तो पीरियड नंबर आपका 7th मान लीजिएगा। ठीक, तो इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए मैंने पूरे चैप्टर की जो इम्पॉर्टेंट हैं केवल बातें उन्हीं को आपसे डिस्कशन किया है, आपसे पूरी रामायण गाथा टाइम नहीं काटा है मैंने, वरना लोग 1 घंटे में क्या क्या टाइम काटते हैं, और मुझे टाइम काटने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिलेक्शन करना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की भी बात करेंगे। अगर हम लोग देखें तो जितने पीरियड किसी भी ग्रुप के लास्ट एलिमेंट को आप देखो, फ्रेंशियम देखो, रेडियम देखो, रदरफोर्डियम है ना, उसके बाद आपका डुगनियम देखो, और सगेरियम देखो, बोहरियम देखो, जितने भी एलिमेंट हैं हर ग्रुप का लास्ट एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, और ये बात आप जान लीजिए अच्छी तरीके से। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे नोबल गैसेस में तो रेडॉन और ऑर्गेनेशियम ये दोनों रेडियो एक्टिव हैं। पूरा एक्टिनॉइड जो है वो आपका रेडियो एक्टिव है, एक्सेप्ट आप ये जानते हैं जितना भी पूरा एक्टिनॉइड रेडियो एक्टिव है, और लेंथेनॉइड में प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है। बस इतने ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं। हर ग्रुप का लास्ट एलिमेंट रेडियो एक्टिव। एक बात याद कर लो, समझ गए, रेडॉन देख लो रेडियो एक्टिव है, और बाकी तो लास्ट है ही सब। लास्ट का मतलब हुआ जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, तो एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम रेडियो एक्टिव, ऐसे करके रेडियो एक्टिव नेचर शुरू हो जाता है। लास्ट एलिमेंट में रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है। उसके बाद आ जाइए, अगर आप लेंथेनॉइड की चाहें, लेंथेनॉइड को याद है, थापा ने ऊपर से नापा तो पूरा अमेरिका कांपा। थापा ने ऊपर से नापा तो पूरा अमेरिका कांपा। बैंकॉक, कैलिफोर्निया से आइंस्टीन, फर्मी, मेंडलीफ नोबेल प्राइज लाए, है ना, याद कर लेना। लाला सियाराम, परमानंद, प्रेम शर्मा, यूरोपियन गॉड टबडे हो इराथम यबलू से मिलने गए। ठीक, सचिन तेंदुलकर ने बनारसी कार में आयरन को निकालकर कॉपर जिंक में बदला। ठीक है, यारो जरा निभाओ मोहब्बत, तेंदुलकर रोए, राहुल पड़े अगर कर सड़े। तो इस तरीके से आप एलिमेंट याद ही करते होंगे, अपने बच्चों को भी कराते होंगे। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग चले आते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं, देख तो एक तो आपको प्रॉपर्टी है, एक तो आपकी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस एफ ब्लॉक में ही रेडियो एक्टिव होते हैं, एफ ब्लॉक में रेडियो एक्टिव हैं ही जी। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक करेक्टर, और एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड है। इन सभी की बातें हम धीरे धीरे आपके साथ में कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल हमारे साथ इनकी बातें करिए। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, एटॉमिक रेडियस तो आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट तक की जो दूरी होती है इसी को हम लोग एटॉमिक रेडियस के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो किसी भी न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट तक की दूरी को माना जाता है, और ये कितने तरीके का होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये कितने तरीके का होता है देखिए ध्यान से। नंबर 1 कोवेलेंट रेडियस होता है, सबसे पहला उसको आपने नाम दिया है कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल, मेटेलिक और आयनिक रेडियस। अगर कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं तो कोवेलेंट रेडियस जो होता है, दो जो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम हैं उनके बीच की डिस्टेंस का आधा कर दीजिए तो आपको जो रेडियस मिलेगा वो कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा। समझ गए सभी लोग, सभी लोग समझे कि नहीं समझे। इसी तरीके से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की और कम हो गई, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की और कम हो गई। तो बॉन्ड डिस्टेंस मल्टीप्लिसिटी बढ़ने के साथ साथ जो है वो घटती चली जाती है।
ध्यान दीजिए, बॉन्ड लेंथ जो होती है मल्टीप्लिसिटी बढ़ने के साथ साथ घटती चली जाती है। इस बात को आप गहन विचारों के साथ उतारिए अपने दिमाग में। समझ रहे हैं बात? गहन विचारों के साथ इसको दिमाग में उतार लीजिए, बहुत ही जरूरी है, प्रॉपर्टी मानी जाती है। पांडे जी समझे, अमितेश जी समझे, पंकज जी। तो अगर मान लीजिए रेडियस निकालना है तो डिस्टेंस का आधा करना, यहाँ आधा करना, यहाँ आधा करना, ये बात आपने किताबें में नहीं पढ़ी होगी। जितनी मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, यानी कि अगर बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी जो होती है उसमें बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ अगर मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो घट जाएगी, बॉन्ड छोटा हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड वैसे ही छोटा होता है, ये बात आप जानते हो। ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता आपको पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता आपको पड़ेगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। समझ गए आप बात? एक मिनट रुक जाइए, एक फोन पता नहीं किसका है। कोवेलेंट रेडियस जो होता है वो डिक्रीज करता है इंक्रीज इन मल्टीप्लिसिटी में, मल्टीप्लिसिटी में इंक्रीज करता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोवेलेंट रेडियस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है, अगर आपने देखा तो कोवेलेंट रेडियस प्रेजेंट बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी डिटरमाइंड बाय द फार्मूला गिवन बाय द साइंटिस्ट। ठीक है, ये बात आपको नोट करनी चाहिए, ये बात आपको नोट करनी चाहिए। और ये सोमेकर और स्टीवनसन ने दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन DSSB में आया भी था, आया भी था। अगर रिलेशन पूछा जाए तो डिस्टेंस ए और बी में जो होती है वो रेडियस ए और बी का जोड़ोगे माइनस 0.09 चाई ए माइनस चाई बी, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ में इसका फार्मूला भी पूछा गया था। तो ये पीजीटी में आ सकता है, संभावित है। और ये अगर कहीं डेसिमल 0.01 कर देंगे, कहीं डेसिमल 0.02 कर देंगे, तो ये सब समस्याएं वो लोग करेंगे जिससे कि आपको दिक्कत आएगी और आप आंसर गलत भी करेंगे, ये भी 100% श्योर है, ये भी 100% श्योर है। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा, मैंने इस पर लिख रखा है, इंपॉर्टेंट। अब वैन डर वाल रेडियस का मतलब क्या है? जब दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम आपस में जुड़े हों, इधर आपस में जुड़े हों, मतलब एक पेयर, जैसे मान लो किसी होटल में आप गए, एक जोड़ा इधर खाना खा रहा है, एक जोड़ा इधर खा रहा है, समझ रहे हो ना, लेकिन दोनों जोड़ों का एक एक इंसान एक दूसरे को देख के अपना इंतजाम बना रहा है। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है, ये बेचारा ए है, ये मान लेते हैं ए है, ये बी को खाना खिलाने ले गया, ये मान लीजिए ए है, ये बी को खाना खिलाने ले गया, ये बीच में अपना, ये दोनों खाना खा रहे हैं, लेकिन इनको मजा आ रहा है कि अरे यार ये तो बड़ा अच्छा मौका है, आप मिल गए, यहाँ मिले, बहुत दिनों बाद मिले, तो इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन जो पैदा हो गया है, वही यहाँ पर कहलाता है वैन डर वाल रेडियस। यानी कि कोई रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी अट्रैक्शन है। तो हम ये देखेंगे कि ये हमेशा वैल्यू ज्यादा रहेगी, ये वैल्यू हमेशा पंकज ज्यादा आएगी, अमितेश जी ये वैल्यू ज्यादा आएगी। क्यों ज्यादा आएगी? क्योंकि बीच में गैप आ गया है, तो वो गैप भी काउंट किया जा रहा है। इसी वजह से वैन डर वाल रेडियस हमेशा मेटेलिक रेडियस से ज्यादा होता है। मेटेलिक का मतलब है कि जो मेटल्स, और इससे ज्यादा होता है आयनिक, और मतलब मेटेलिक ज्यादा होता है आयनिक से, और आयनिक जो होता है वो ज्यादा हो जाता है कोवेलेंट रेडियस से। तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहीं पर आते हैं वैन डर वाल रेडियस इंक्रीजिंग, जो नोबल गैसेस होते हैं, नोबल गैसेस में हमेशा वैन डर वाल रेडियस ही काउंट किया जाता है, और ऊपर से नीचे आने पर ये बढ़ता है। मेटेलिक रेडियस, मेटल आयन में इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, इसीलिए
थोड़ा सा लूजली बॉन्डेड में क्या डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो आर मेटल्स इज इक्वल टू हाफ और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द मेटल कैटायन के बीच में काउंट की जाती है। आयनिक रेडियस में चलते हैं तो आयनिक रेडियस जो होता है कैटायन का हमेशा कम होता है उसके पेरेंट एटम से, और एनायन का हमेशा ज्यादा होता है उसके पेरेंट एटम से। और इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज रेडियस डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियर चार्ज, वो न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा साइज होगा उतना ही कम न्यूक्लियर चार्ज होगा, बहुत ही बेहतरीन, उतना ही कम न्यूक्लियर चार्ज होगा। अब आप जानते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज अगर आती हैं, ये कहलाती हैं आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। इनको ध्यान दीजिए, इनको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेसीज होती हैं वो होती कौन सी हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज वो होती हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनमें होते हैं उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज बोला जाता है। और यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही रेडियस उसका कैसा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, और साइज उसका बढ़ता चला, रेडियस उसका छोटा होता चला जाएगा, मतलब साइज घटता चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज है क्योंकि 3 प्रोटॉन है, यहाँ 12 है, 13 है, यहाँ 12 है, यहाँ 11 है। तो प्रोटॉन का नंबर जहाँ ज़्यादा होगा वो कॉमन जो आपके 10 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं वो 10 को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसका मतलब 13 वाले लोग 10 को अच्छे से खींचेंगे, साइज घट जाएगा। तो एल्यूमिनियम का साइज आपको छोटा दिख रहा है, मैग्नीशियम का बड़ा दिख रहा है, और सोडियम भैया सबसे बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। बोलो समझ में आया आपको, नहीं आया? समझ में आया आपको, नहीं आया? जी समझ में आ गया। तो इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा कि आप ये चीज याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, समझिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन को अगर देखो तो ये भी बेचारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो इनको भी प्यार से हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल देते हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। तो अब यहाँ पर 10 सभी में इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं कि सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, आप नोट करिए, सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन यहाँ पर 7, 8, 9 दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन आपको कहाँ दिख रहे हैं बताओ? पंकज पांडे बताइए, सबसे ज्यादा प्रोटॉन आपको कहाँ दिख रहे हैं? सबसे ज्यादा प्रोटॉन आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? जी बताएं, सबसे ज्यादा प्रोटॉन आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? सबसे ज्यादा प्रोटॉन आपको दिखाई दे रहे हैं इस समय फ्लोरीन में। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। फ्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, और फ्लोरीन ही इन 10 इलेक्ट्रॉनों को उतनी ज्यादा ताकत से खींचेगा एज कंपेयर टू आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि साइज फ्लोरीन का सबसे छोटा होगा। वेरी गुड, नाइस। अब हम अगर रिप्रेजेंटेशन से देखें तो ये देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इसी तरीके से टॉप टू बॉटम चलेंगे, यहाँ हम लोग टॉप टू बॉटम चले हैं, तो टॉप टू बॉटम चलने पर क्या हो रहा होगा कि एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते चले जा रहे हैं। सभी हमारे भाई बहनों को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बेफिक्र होकर कहिएगा, क्योंकि आप हमारे लिए स्टूडेंट हैं और हम आपके टीचर हैं। और अगर आप स्टूडेंट टीचर से नहीं कहेगा अपनी दर्द, तो फिर वो अपना बुखार लेकर ही जाएगा। तो इसलिए आपको डॉक्टर से, मास्टर से और वकील से कोई बातें छिपानी नहीं चाहिए, क्योंकि वही मुकदमा आपका फाइनल करेंगे। तो इसलिए ध्यान दीजिए, सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, शाबाश, वेरी गुड। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, लास्ट मेंबर की बात ही नहीं अभी चल रही है, अभी हम नॉर्मल ट्रेंड की बात कर रहे हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, अभी नॉर्मल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, अभी हम आपको बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, लास्ट मेंबर का साइज घटता नहीं है, लास्ट मेंबर का साइज बढ़ता है, वो भी पीरियड में। आप ये ध्यान दीजिएगा, लास्ट मेंबर का साइज घटता नहीं है, लास्ट मेंबर का साइज बढ़ता है। ये कॉमन ट्रेंड है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस जिनका एटॉमिक रेडियस होता ही नहीं है, वो वैन डर वाल रेडियस होता है। समझ रहे ना?
वो वैंडरवॉल रेडियस होता है और हमेशा पीरियड के एंड में हमेशा वैंडरवॉल आ जाता है और वैंडरवॉल रेडियस ज्यादा होता है। ये हम एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, और जानकारी है आपको होगी भी कि नोबल गैसेस का हमेशा रेडियस थोड़ा बड़ा रहता है। चलिए अब हम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की बात करते हैं। तो इनमें हमारी कंडीशन ये है, अगर यहाँ पर ये कंडीशन पैदा हो जाए कि क्लोरीन और सल्फर में दोनों में आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में यहाँ पर क्लोरीन 18 हो गया और सल्फर भी यहाँ पर 18 हो गया। तो इसका मतलब ये अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के बाद अब आपको वही रूल लगाना है जो ऊपर हमने लगाया था। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा। पंकज जी, आपको लग रहा है ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, तो एटॉमिक रेडियस, अब ये बताइए कि क्या अगर आपसे पूछा जाए कि सीजियम का एटॉमिक रेडियस जो है, ग्रुप में आपने कहा कि सर बढ़ेगा घटेगा, आपने कहा सर ग्रुप में घटेगा। चलिए ठीक है, थोड़ी सी आपसे बात कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं। अगर आरबी, कोई बात नहीं, आरबी और सीजियम में पूछा जाए तो साइज किसका बड़ा है? बताइए साइज किसका बड़ा है? रुबिडियम सीजियम में साइज किसका बड़ा है? सीजियम का बड़ा है, सीजियम का। तो ये जो आपने बोला सर कि नीचे की तरफ घट जाता है, तो साइज घटेगा नहीं, वो केवल कुछ एलिमेंट हैं जिनका ट्रांजिशन और जहां पर आपका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा वहां वो कंडीशन अप्लाई होगी, और वो भी एफ ऑर्बिटल वाले में, बाकी कहीं पर भी अप्लाई नहीं होगी। जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल के अगर हम एक्सेप्शंस आपको सब बताते चलेंगे लास्ट में, आप बेफिक्र रहिए, क्वेश्चंस जब कराएंगे तब भी आपको एक्सेप्शंस बताएंगे, ये बात आप नोट करिए, बेफिक्र रहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, दर्द सब हमें दे दीजिए, खुशी आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसी सीरीज में अगर हम आपसे बात कर रहे हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल है क्या, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल वो अमाउंट एनर्जी का है, फ्रेंशियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो काउंट नहीं होता है, वो काउंट नहीं होता है। भाई यही तो आपकी गलती है, हमेशा ग्रुप जब पढ़े जाते हैं तो ये बताइए हैलोजन में एस्टेटाइन पढ़ा जाता है? नहीं पढ़ा जाता है। यही पेपर की समस्या है, यही बात तो आप लोग जान नहीं रहे हो। जब पूछा जाएगा तो ग्रुप पूरा नहीं पूछा जाता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ नहीं काउंट होते हैं, प्रॉपर्टीज में रेडियो एक्टिव एलिमेंट काउंट नहीं किए जाते, ये बात भी नोट कर लीजिए कहीं पर। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में रेडियो एक्टिव नहीं काउंट किए, उन्हें हटा दिया जाता है। चलिए खैर, अब हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में जब आगे बढ़ेंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा क्या होता है कि पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, दूसरा थोड़ा मुश्किल से निकलेगा, तीसरा जो है थोड़ा और मुश्किल से निकलेगा। तो ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी कि जितना इलेक्ट्रॉन गहराई में पहुंचेगा उतना ही हाथ अंदर डालना पड़ेगा, और मुश्किल से, जितना पैसा खाते में चला जाएगा उतना पैसा मुश्किल से बाहर आएगा। पापा की जेब का पैसा तो निकाल लोगे, लेकिन पापा के बक्से से भी निकाल लो, पापा के बैंक में हाथ डालने का मतलब है कि चनकट खाओगे, निश्चित है। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर है वो आसानी से निकलेगा, जो अंदर है वो और आसानी से और मुश्किल से निकलेगा, जो और कतई बाहर है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी कि न्यूक्लियस भाई साहब हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आगे बढ़ लेते हैं इसी सीरीज में। अगर हम आपसे कहें कि सोडियम का जो, अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं सोडियम की जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो आपकी कम होगी और थर्ड बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन हमारे लिए निकालना मुश्किल है। जबकि अगर इसी सीरीज में मैग्नीशियम को देखो तो मैग्नीशियम पहला इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकालेगा, ध्यान देना सभी लोग, मैग्नीशियम पहला इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से निकालेगा, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को नोटेड कर रहा है, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को नोट डाउन कर रखा है उसने, और दूसरा इलेक्ट्रॉन फेंक देगा, इसे ले जाओ ले जाओ। क्यों? क्योंकि बेचारा बर्बाद हो गया, तुमने साइट उसकी फाड़ दी है, तो वो क्या कहेगा, लो जो बनियान पहने जो लिए चले जाओ। तो इसका मतलब मैग्नीशियम
अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को लूज कर चुका है, तो अब वो क्या करेगा, उसे एक इलेक्ट्रॉन को रख करके वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा, कहेगा ये भी लिए जाओ। तो इसका जो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी है, सेकंड आयनेशन एनर्जी है, वो इसकी कम हो जाती है, इसकी फर्स्ट ज्यादा होती है, सेकंड कम हो जाती है। नोट डाउन करिए इस बात को, बिल्कुल मस्ती के साथ में आपकी क्लास चल रही, जबरदस्त क्लास है। ऐसी क्लास आपको मिलेगी नहीं कि 1 घंटे में इतना मस्त रिवीजन आपका हो जाए। ठीक है, 1 घंटे में पीरियोडिक टेबल का जो 1 शॉट चल रहा है ना, ये आपको जादू मंत्र बना देगा आपके अंदर। अब आप देखेंगे जब लेफ्ट से राइट चलते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है बोरॉन से, जबकि होना बोरॉन का ज्यादा चाहिए था, लेकिन हो गया बेरिलियम का ज्यादा। क्यों हो गया? क्योंकि बोरॉन के आउटर मोस्ट में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो आसानी से निकल जाएगा, और जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा अपना लूज कर देगा, तो फिर जो शिफ्टिंग हो जाती है वो आपका बेरिलियम यानी बोरॉन इधर आ जाएगा और बेरिलियम आपका इधर चला जाएगा। मैंने एरो से आपको दिखाया भी है, एरो से नोट डाउन भी करके दिखाया कि बेरिलियम का आयनेशन पोटेंशियल बोरॉन से ज्यादा होता है। फिर आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन में देख लो, इसमें नाइट्रोजन में हाफ फील्ड है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ऑक्सीजन में कम चाहिए होगी, तो फिर इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि ऑक्सीजन को हमें यहाँ लिखना पड़ेगा और नाइट्रोजन को यहाँ लिखना पड़ेगा। ये बात आप जान लो। और नोबल गैसेस बेचारे ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। तो जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखा गया है वो लिथियम, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन लिखा गया है। यही चीजें, यही ऑर्डर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। 13 ग्रुप में अगर हम लोग चले आते तो 13 ग्रुप एक्सेप्शनल ग्रुप माना जाता है। इसको याद कर लीजिएगा। बोरॉन से एल्युमिनियम तक आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, गैलियम और एल्युमिनियम के बीच में लगभग सेम रहती है, और उसके नीचे स्लाइटली डिक्रीज करती है गैलियम से इंडियम तक, और इंडियम से आगे बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज नोट करने, ठीक है, ये फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल की बात नहीं हो रही, सभी की बात चल रही है, सभी की बात चल रही है। ये फर्स्ट तो है ही, ये पहले केवल एक की ही बात चली। ये नीचे जो ऑर्डर है वो केवल फर्स्ट का है, IE1 की ही है, ये सभी के लिए नहीं है, ये केवल IE1 का है, सभी का नहीं है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग इस बात को जरूर ध्यान दें कि 13 ग्रुप में थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। बोरॉन का आयनेशन पोटेंशियल ज्यादा है एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम का गैलियम के लगभग बराबर है, और गैलियम का थोड़ा इंडियम से ज्यादा है, इंडियम का थैलियम से कम हो जाता है। ये बात आप कहीं नोट कर लो। पीरियड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में इसको गिना जाता है। इस बात से नोट डाउन आप कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपके यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट के कारण ये डिस्टरबेंस पैदा होता है। इसी तरीके से 14 ग्रुप में चले आओ तो ऊपर से नीचे आने पर आयनेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पर लेड में स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। वो स्लाइटली इंक्रीज जो है वो 4f ऑर्बिटल के कारण होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसकी वजह से साइज हल्का सा डिक्रीज मारता है, इसीलिए दिक्कत आती है। 15, 16, 17 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म F+ आयन। देखो, नोट करो इस बात को, सब लोग, अंजलि सिंह नोट करिए। आयोडीन ऑल्सो फॉर्म I+ और I डबल पॉजिटिव, ये I बना लेता है, जबकि फ्लोरीन कोई भी पॉजिटिव फॉर्म नहीं बनाता है। अब आपने नोट किया होगा कि आयोडाइड आयन पर ये संभव है, आयोडाइड आयन पर ये चार्ज संभव है, लेकिन फ्लोरीन पर, फ्लोराइड पर ये संभव नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं, नोट कर लो। आयनेशन पोटेंशियल 18 ग्रुप का ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो आप, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माने जाते हैं आयनेशन पोटेंशियल के। न्यूक्लियर चार्ज भी रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी तरीके से, नंबर ऑफ शेल भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और शील्डिंग इफेक्ट भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फैक्टर्स हैं जो आयनेशन पोटेंशियल को समझाते हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो अगर हम F+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो यहाँ 2p में 4 हो जाता है, Ne+ का देखें तो यहाँ 2p 5 हो जाता है। इसीलिए यहाँ संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये सब चीजें आप जरूर पढ़िएगा, PDF में लगाऊंगा,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर मैं बात करता हूं तो वो एनर्जी जो एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डाला, देखो यहाँ मैंने एरो से दिखाया कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर डाला गया तो जो एनर्जी रिलीज हुई है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। ये वैल्यू हमेशा रिलीज हो रही है इसलिए नेगेटिव होती है, इस बात का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो एल्कली मेटल्स होते हैं, ये बात ध्यान दो, एल्कली मेटल्स में ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, एंडो हो जाती है, एंडो हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन चाहते ही नहीं, वो तो चाहते मेरा कोई ले जाओ, मैं डलवाना नहीं चाह रहा हूँ। तो जितने भी अल्कली मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन डलवाना नहीं चाहते, वो निकालना चाहते हैं, तो इसलिए उनकी वैल्यू हमेशा एंडो होती है। लेफ्ट साइड में एंडो होगी और राइट हैंड साइड में एक्सो होगी, लेकिन नोबल गैसेस में भी एंडो एक्सो हो जाती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। मतलब हमें एनर्जी एंडो हो जाती है, एनर्जी देनी पड़ती है। एक्सर्जिक एंडर्जिक की बात कर रहा हूँ, यहाँ एंडोथर्मिक की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं कहीं आप कंफ्यूज कर जाओ। एंडोथर्मिक की एनर्जी रिलीज करना और एनर्जी एब्जॉर्ब करने की बात कर रहे हैं हम लोग, नहीं आप कहीं डेल्टा। अगर H यहाँ पर नेगेटिव है मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, ये रिलीज हो रही है, समझ रहे हैं बात? नहीं, ये रिलीज हो रही है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, सिंपल सी बात है। तो ये चीज आपको नोट करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इंक्रीज करती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ टॉप टू बॉटम में भी वही कंडीशन चलती है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है साइज बढ़ने के साथ साथ। लेकिन ये एक्सेप्शन पीजीटी में चाहे टीजीटी दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की ज्यादा है कि क्लोरीन की ज्यादा है? बताओ कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की ज्यादा है कि क्लोरीन की ज्यादा है, कौन बताएगा? सब लोग जवाब दिए, जितने भी ग्रुप में पढ़ रहे हैं बैच में सभी लोग जवाब दें। क्लोरीन की ज्यादा, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। क्लोरीन की ज्यादा क्यों है ऐसा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्लोरीन की वैल्यू इसलिए ज्यादा आ रही है क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन, जैसे फ्लोरीन का साइज जब छोटा हो गया तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, इंटर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, उसको रिपेल कर देता है कि भैया जाओ, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल कर देता है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन, इंटर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, एक वर्ड याद रखना, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये जिम्मेदार होता है फ्लोरीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डाला जा रहा है उसको बाहर फेंकने में। ये बाहर फेंक देगा और कहेगा कि मालूम क्या है, ये है आपका, बाहर ले जाओ, इसे हटाओ, मैं नहीं। तो इसका मतलब है अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उसे बैठने ही नहीं दे रहे। जब बैठने नहीं देंगे तो सिंपल सी बात है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन पड़ जाएगी। तो ऑर्डर जो आता है वो ऑर्डर में क्लोरीन ऊपर आ जाता है, फ्लोरीन नीचे आ जाता है। फैक्टर्स वही हैं जो ऊपर थे। न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, शील्डिंग इफेक्ट आपका ऐसा हो जाता है 1/E के बराबर हो जाता है, ठीक, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब EA2 ध्यान देना यहाँ पर कि EA2 रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण होता है, ऐसी बात आपको ध्यान देना पड़ेगी। पेनिट्रेशन पावर सत्यवीर क्या है? पेनिट्रेशन पावर का मतलब है कि हम कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, यानी कि अगर कितना अंदर से, मैंने बोला अंदर से हाथ डालने का मतलब हो गया कि पेनिट्रेट करना है उसे, उसमें हाथ डाल के निकालना है इलेक्ट्रॉन। तो पेनिट्रेशन पावर का मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत तगड़ा बना हुआ है तो अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल। जैसे कोई कहे कि 1s का इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे, तो नहीं निकाल पाओगे क्योंकि न्यूक्लियस उसको बहुत अट्रैक्टिव करके रखेगा, तो उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा आएगी। 1s की पेनिट्रेशन पावर बहुत है, 2s की ज्यादा है, 3s 2p से 2p की ज्यादा है 3s से। तो जितना अंदर की तरफ बढ़ते चले जाओगे पेनिट्रेशन पावर बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता चला जाएगा, ठीक है। नोबल गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, किसी कीमत पर नहीं लेता है। तो हमें यहाँ एनर्जी देनी पड़ती है, यहाँ एनर्जी देनी पड़ती है कि भैया हमसे एनर्जी ले लो, तो ठीक है, यहाँ एनर्जी ले देनी पड़ती, मैंने लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी।
कि भैया एनर्जी ले लो, इलेक्ट्रॉन हमारा, हमसे एनर्जी भी ले लो, इलेक्ट्रॉन भी ले लो, दोनों चीज़ ले लो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमें कुछ चीज़ें स्थायित्व करने के लिए पैसा देना भी पड़ता है कि भैया स्टेबिलिटी हो जाए, पैसा भी जा रहा है और चीज़ भी जा रही है, लेकिन हम अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ भी कंडीशन बनती है वहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो टेंडेंसी होती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा जाता है, शेयर्ड पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर पेयर। यानी अगर एक पेंसिल, जो ये रखी हुई पेंसिल है, अगर इस पेंसिल के एक दोस्त ये है, एक दोस्त ये है, दोनों दोस्त जो हैं, एक दोस्त ताकतवर थोड़ा ज्यादा हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर कायदे में जो बीच में रहना चाहिए वो दोस्त की तरफ शिफ्ट कर गया, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो टेंडेंसी होती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। अब ये लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो बढ़ती है और टॉप टू बॉटम घटती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और साइज घटेगा। टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसलिए डिक्रीज होती है क्योंकि साइज बढ़ता चला जाता है, न्यूक्लियस की डिस्टेंस, मतलब न्यूक्लियस की डिस्टेंस जो है उस इलेक्ट्रॉन से दूर हो जाएगी क्योंकि साइज ज्यादा हो गया। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम आप बताएंगे, आप लोग बताइए कौन है? पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट बताइए जल्दी से। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? जल्दी बोलिए। फ्लोरीन। वाह वाह, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। तो इस तरीके के इन पे फैक्टर वही काम करेंगे जो ऊपर करते थे, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बाकी सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जी वेरी गुड, शाबाश। ये पेपर पीजीटी में आएगा, इस पर 2025 लिख लीजिए, 2025 लिख लो। अगर आपके पास नोट्स हैं तो मत्था टेक लो, इन पर तिलक लगा लो, 100% पीजीटी में आने वाले हैं। नोट कर लो, 2025 लिख लो। एक तो पॉलिंग स्केल का फार्मूला आता है, दूसरा अल्ड्रेड और रॉको स्केल का फार्मूला भी आता है। दोनों फार्मूले मैं लगा दूंगा, यानी चाई ए माइनस चाई बी इज इक्वल टू 0.182 ब्रैकेट में ई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए हो गया, माइनस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए और इनटू बी, और ऊपर पावर हाफ जाएगी। टोटल का आपका रूट करना पड़ेगा या पावर हाफ कर दीजिए। ये पॉलिंग स्केल कहलाता है। और अल्ड्रेड और रॉको स्केल और मुलिकन स्केल, तीनों बिल्कुल परफेक्ट ढंग से याद कर लेना, 100% आने की संभावना है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि उद्देश्य पीजीटी का बैच ही ये बताता है कि आपका उद्देश्य यही है कि हम आपका सिलेक्शन कराएंगे निश्चित तौर से। ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं, जबरदस्त चल रही है। एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जैसा था वैसे वही वैज्ञानिक मुलिकन थे, उन्हीं से मिलता जुलता नाम है। ये वो नहीं है लेकिन उन्हीं से मुलिकन, वो मिलिकन है, ये मुलिकन है। पेपर में कंफ्यूजन पैदा होता है। तो मुलिकन का जो स्केल था वो भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कैलकुलेट करने में मददगार हुआ था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ था। और उसने ये बताया था कि आखिरकार किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो ये फार्मूले आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा भैया, छोड़िएगा नहीं। हम आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं इन्हें जरूर पढ़ना, क्योंकि ये पेपर में आने हैं @ 2025। 3 में से एक फार्मूला निश्चित रखा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जब बात होती है तो अट्रैक्शन की बात होती है, और एफिनिटी की बात होती है तो अट्रैक्शन की बात होती है। अट्रैक्शन पावर से होता है और एंथैल्पी एक प्रकार की एनर्जी है। एनर्जी, एंथैल्पी मतलब एनर्जी। जब एनर्जी का कंसेप्ट लगाएंगे आप, ठीक है, एनर्जी का कंसेप्ट लगाएंगे तब हम लोग एंथैल्पी टर्म यूज करते हैं। जब पावर, ताकत की बात करते हैं तो एफिनिटी की बात करते हैं। एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन घुस जाना, एंट्री कर जाना मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एफिनिटी हो गई, अधिकता हो गई इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कर जाना, उसके अंदर अधिकता हो जाना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और एंथैल्पी द अमाउंट ऑफ एनर्जी का जब कंसेप्ट चलता है तो वो हो जाती है एंथैल्पी। दोनों में डिफरेंस एनर्जी और अट्रैक्शन टर्मिनोलॉजी का है। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर की बात करें तो मेटेलिक मेटल्स वो होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, नॉन मेटल्स वो होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मेटेलिक करेक्टर हमेशा लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा और टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, जबकि नॉन मेटेलिक लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल,
पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल पंकज सही है। एंथैल्पी जो होती है वो इंटरनल एनर्जी और पीवी के प्लस के बराबर होती है। बिल्कुल शाबाश, बहुत सुंदर, नाइस। तो यहाँ पर नॉन मेटेलिक जो करेक्टर है वो आप जानते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में सब नॉन मेटल्स हैं और लेफ्ट में मेटल है, तो वही प्रॉपर्टी चलती है, टॉप टू बॉटम है और लेफ्ट टू राइट है। पंकज क्लास कैसी लग रही है आपको? क्लास में आनंद आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं हमने सर की क्लास ज्वाइन की, बेनिफिट हमें मिल रहा है? तो ये क्लास बहुत चीप एंड बेस्ट है, सब लोग ज्वाइन करिए, जितने ज़्यादा पीजीटी के स्टूडेंट हैं सब लोग ज्वाइन कर लो। और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा है, नॉमिनल चार्जेस में क्लासेस दी जा रही हैं आपको। और 30 जून तक आप मस्ती के साथ हमारे साथ पढ़ेंगे, कोई टेंशन फ्री। ऑक्साइड जितने भी होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर में होते हैं, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड आपको एसिडिक लगेंगे। बढ़िया रिवीजन हो रहा है आपका, एकदम मस्त। अब यहाँ देखिए Na2O, NgO, Al2O3, SiO2, P2O5, ClO2, ये सब जितने भी हैं लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो एसिडिक बढ़ रहा है, और लेफ्ट पे बेसिक है, राइट पे एसिडिक है, और यहाँ पर बीच में बेचारा एम्फोटेरिक बैठा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, आप इस कंसेप्ट को अप्लाई करके आप याद कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जितनी हाइब्रिडाइजेशन पी करेक्टर जितना घटेगा, सॉरी पी करेक्टर जितना इंक्रीज इन एस करेक्टर, यानी कि यहाँ पर देखो तो एस करेक्टर आपका 25% है, यहाँ पर लगभग आप 33% मान लीजिए, यहाँ पर 50%। जितना एस करेक्टर बढ़ेगा उतना ही आपका एसिडिक करेक्टर भी बढ़ेगा। नोट कर लो इस बात को, मोर इज द एस करेक्टर, मोर इज द एसिडिक नेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मत्था टेक लो इस पर मेरे लल्लों, मेरे रसगुल्लों। आप ये जानिए, मैं बोल रहा हूं आपको 100%, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। जी बेचारा कहाँ चला आया? जी चलिए, इसके बाद अब आगे कर लेते हैं जो बहुत जरूरी है आपके लिए क्लास में, कि इसी तरीके से अगर मान लो आपसे कहा जाए कि C6H5NH2 पायराडीन आरसीएन ले लो, तो यहाँ पर sp3 है, यहाँ sp2 है, यहाँ आप पायराडीन में देखो sp2 हाइब्रिडेशन, पूरे रिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ sp है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ 25%, यहाँ तो जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उतना ही आपका वो नेचर एसिडिक होगा, तो यहाँ पर आरसीएन, ठीक है, आरसीएन जो है वही हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही वही हो गया। सही बात है पंकज जी, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, आपको भी अच्छा ज्ञान है। तो ये थी आज हमारी क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, इसको हमारे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म से जाकर के और भी जो आपके मित्र हैं, साथी हैं, उनको शेयर करिए और ज्वाइन करिए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस, आपको जरूर बेनिफिट होगा, 100% होगा। अब हम कल MCQ कराएंगे आपको। कल होंगे हमारे MCQs, और MCQ किसके होंगे? हमारे पीरियोडिक टेबल के बेस्ट MCQ होंगे। कल हमारी क्लास MCQ की होगी, और MCQ होंगे वो जो आपको हिला देंगे, हिला देने वाले MCQ होंगे, यानी कि आपका दिल हिला देंगे, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट, हिला देंगे, बिल्कुल हिला देंगे यूपी, है ना, ध्यान दीजिए, हिला देंगे यूपी, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन आपके साथ चलेंगे कल। तो कैसा लगा क्लास, कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। थैंक यू।